गुड मॉर्निंग STTB स्टूडेंट्स। आई एम दलजीत, योर हिंदी टीचर। वेलकम टू हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे नीलकंठ, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा जी हैं, उनको जो जानवर हैं बहुत पसंद हैं। तो आज भी नीलकंठ एक मोर के बारे में हमारा पाठ है। तो चलिए हम पाठ का भाग नंबर 1 रीड करेंगे। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। कौन लौट रही थी? महादेवी वर्मा जी। और ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वालों की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत किया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था। शक्करगढ़ के एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। मोर है एक मोरनी, आप पाल ले। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तरह परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। जो पिंजरा था वो काफ़ी छोटा था। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा। भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके उछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देखकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था कि मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचते सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। सभी चिढ़ाने लगे घर के मेंबर कि ये मोर तो नहीं लग रहे, तीतर जैसे लग रहे हैं। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका ध्यान दरवाज़ा खोला। फिर दोनों कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन में वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में यूँ तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवा अंगतुकों का पता लगा सकती थी। जो नए आए मेहमान हैं उनके बारे में कहा गया है, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की
अंधकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी महाराजारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया और मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार के स्वाभाविक है। लका कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़ा और उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही कर्मश्य और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनी और नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्विली गति से एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना और क्रियाओं का जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। गति का चित्र कहीं नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा मंत्र गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। तो लेखिका जब मोर के बच्चे लाई तो बहुत छोटे थे, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ने लगे और सुंदर होने लगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा लेसन इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।